सोचो जरा, एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, जिसका काम सिर्फ खरीदना और बेचना था, वही कंपनी एक दिन हिंदुस्तान के लिए कानून बनाने लगी। ना वो यहाँ की थी, न इस जमीन की मालिक, फिर भी उसने पूरे देश पर हुकूमत की। इंडियन पॉलिटी की सबसे गहरी कहानी किसी राजा के राजमहल से नहीं, बल्कि एक कंपनी के प्रॉफिट रजिस्टर से शुरू होती है। 17वीं सदी का यूरोप रिसोर्सेज से करीब था, पर लग्जरी की भूख से भरा हुआ। मसाले, कपड़े, नील और चाय जैसे प्रोडक्ट्स यूरोप में नहीं मिलते थे, और जो मिलता था वो अरब और टर्किश ट्रेड के थ्रू इतने महंगे होते थे कि मुनाफा कम हो जाता था। इसी मजबूरी में इंग्लैंड के राजा ने 1600 में कुछ मर्चेंट्स को एक चार्टर दिया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। मकसद बिल्कुल सीधा था, इंडिया जाओ, सस्ता माल खरीदो और यूरोप में महंगा बेचो। जब कंपनी इंडिया पहुंची, तब यहाँ मुगल एम्पायर का दरबार था। बादशाह जहांगीर के दरबार में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव सर थॉमस रो गया और इजाजत मांगी, कंपनी सिर्फ व्यापार करेगी। मुगल शासकों को इसमें कोई खतरा नजर नहीं आया, इसीलिए सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे शहरों में कंपनी को फैक्ट्रीज और ट्रेड पोस्ट बनाने की परमिशन मिल गई। उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा था कि ट्रेडर्स अगर चलकर राजा बन सकते हैं। वक्त के साथ मुगल एम्पायर कमजोर होता गया और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता गया। प्रॉफिट ने कंपनी को आर्मी बनाने की ताकत दी, और आर्मी ने कंपनी को पॉलिटिक्स में घुसने का मौका। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के बढ़ते हुए पावर से परेशान था, जबकि कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव खड़ा था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो तलवारों से ज्यादा साजिश और धोखे पर लड़ी गई। सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जफर की गद्दारी ने कंपनी को जिता दिया, और इसी पल से ट्रेड और रूल के बीच लकीर मिट गई। प्लासी के बाद भी कंपनी रुकी नहीं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसमें कंपनी का सामना बंगाल के नवाब, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम टू से हुआ। कंपनी फिर जीत गई। इस जीत के बाद 1765 में शाह आलम टू ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट दी, यानी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। यहीं से एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही, बल्कि एक स्टेट बन गई। अब कंपनी टैक्स लेती थी, कोर्ट चलाती थी, लॉ बनाती थी और अपनी आर्मी रखती थी। इंग्लैंड तक में लोग चिंतित हो गए कि एक प्राइवेट कंपनी इतनी पावर में कैसे आ सकती है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वॉरेन हास्टिंग, जो पहले गवर्नर जनरल बने, उनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस और रूल ऑफ लॉ को मजबूत किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस से इंडिया रूलर्स को डिपेंडेंट बनाया, और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए राजाओं को कंपनी में मिला लिया। धीरे धीरे कंपनी का रूल पूरे हिंदुस्तान में फैलता चला गया, लेकिन इस रूल की कीमत इंडिया ने चुकाई। भारी टैक्स, किसानों की बर्बादी, आर्टिशन का पतन और सिपाही की नाराजगी ने सिस्टम को खोखला कर दिया। 1857 में यह गुस्सा फूट पड़ा, जब सिपाहियों और आम लोगों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ बगावत की। यह रिवॉर्ड कंपनी के लिए एक क्लियर सिग्नल था, सिस्टम फेल हो चुका है। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फैसला लिया कि अब इंडिया पर रूल एक कंपनी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। लेकिन कंपनी का बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वही रहा, जिस पर आगे चलकर मॉडर्न इंडियन पॉलिटी की नींव पड़ी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना। उसकी जड़ें एक ट्रेडर और चार्टर्ड में
एक बैटलफील्ड और एक धोखे में और एक कंपनी के लालच में छुपी हुई है। शायद इसीलिए इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सच यह है, हिंदुस्तान पे सबसे पहले राज किसी राजा ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने किया था। और उस कंपनी की कहानी समझे बिना हम अपनी पॉलिटिक को कभी पूरी तरह समझ नहीं सकते। थैंक यू।